कांग्रेस पार्टी उनसे दो सवाल पूछना चाहती है कि आज आपने बहुत बड़ा काम किया, आपको याद रखा जाएगा हिमाचल के इतिहास में कि एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, ऐसी सरकार थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया। जो काम कभी नहीं हो सकता था हिमाचल प्रदेश में, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं थी। हमारे प्रदेश को पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश, आज भी आप जाएं देश में कहीं भी, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवभूमि का मतलब है देवों की भूमि, और जो यहाँ इंसान वास करते हैं, लोग वास करते हैं, वो भी देवों से कम नहीं। आपकी सोच, ईमानदारी और आप मेहनत कश लोग हैं हिमाचल प्रदेश के। हमारी छवि जो पूरे देश में थी और समाज में थी, वो एक ईमानदार हिमाचली के रूप में थी, लेकिन उसमें आपने आप चार चांद लगाए। हमें नाम लेना नहीं चाहिए। बिहार और यूपी का जो कल्चर है, ये माफिया राज का आज हिमाचल प्रदेश में जो शुरू हुआ, इसके लिए इस सरकार को हमेशा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा कि ये कब शुरुआत हुई थी हिमाचल में इस प्रवृत्ति की। कि आज हमें विश्वास नहीं होता कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा भी टाइम आएगा कि आप एग्जाम देने जाएंगे और वो एग्जाम लीक हो जाएगा, बिकेगा पेपर, और उसमें जो है माफिया काम करेगा। ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश पे एक बहुत बड़ा दाग इस सरकार ने लगवाया है और सिस्टम ने लगवाया है। जब हम किसी सरकार को चुनते हैं, प्रदेश की जनता चुनती है, तो उनसे एक उम्मीद होती है पूरी जनता की कि ये सरकार हमारे लिए, हमारे हितों के लिए, सुरक्षा के लिए काम करेगी। हम दावे के साथ कहते हैं कि माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में हर फ्रंट पे फेल हुई है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज हिमाचल प्रदेश में माफिया पनप रहा है। आज से 6 महीने पहले जिस प्रकार शराब माफिया के तौर पे हिमाचल प्रदेश को पूरे देश के अंदर इन्होंने जो है कलंकित किया, 7 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई, आज कुछ नहीं हुआ, SIT बना देते हैं और बात खत्म। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक था कि हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया काम कर रहा है। क्या ये सरकार की और पुलिस प्रशासन का फेलियर नहीं है? क्या बिना डर के आज हर प्रकार का माफिया हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है? तो क्या सरकार फेल नहीं है? सरकार की जवाबदेही नहीं है? पुलिस प्रशासन का फेलियर नहीं है? उसी प्रकार हम इस बात पे आते हैं कि JAO का जो पेपर हुआ, 300 के करीब उसमें पोस्टें थी और 1,18,000 के करीब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए, इस उम्मीद से कि बेरोजगारी से कुछ राहत मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और वो एग्जाम भी, उसका भी पर्चा लीक हुआ, वो भी आज तक कैंसिल भी नहीं हुआ। अभी तक सरकार उसमें फैसला नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उस एग्जाम को कैंसिल किया जाए और दोबारा से किया जाए, क्योंकि अब उस वक्त के बाद दोबारा से एक बहुत बड़ा स्कैम पेपर माफिया के रूप में काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें दो राय नहीं है। जिस प्रकार आपने पुलिस का जो ये एग्जाम था, इसको कैंसिल किया है, उसी तर्ज पे JAO का एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए। हमारा सवाल है कि आप एक चीज बताएं, पुलिस भर्ती का जो पूरा मामला था, इसका पूरा जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, पेपर बना, एग्जाम कराया, सारा जिम्मेवारी पुलिस विभाग के पास थी। अब आप देखिए सरकार की कारगुजारी, मुख्यमंत्री की मजबूरी देखिए आप कि मुख्यमंत्री जी कितने मजबूर नजर आते हैं। जयराम जी, पुलिस विभाग ही पेपर बनाता है, पेपर सेट करता है, पेपर कंडक्ट करता है, और पेपर का लीकेज भी वहीं से हो गया। आज मीडिया में कई लोगों ने, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, 6 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख में पेपर्स बिके। अब जब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि इसमें करोड़ों रुपए का घपला हुआ है और पूरा माफिया संयोजित तरीके से काम कर रहा था, हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, आपकी क्या मजबूरी है कि आप पुलिस प्रशासन पर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उनको उनके पद से निकालते क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी ये मांग करना चाहती। आप किस बात से डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आप किसको बचाना चाहते हैं? कौन वो आदमी है जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आप कमजोर नजर आ रहे हैं? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आप इसकी न्यायिक जांच करवाएं सिटिंग जज से, या CBI को इंक्वायरी करवाने के लिए आप कहने से क्यों डर रहे हो? जब सारी चीजें खुलती जा रही है, सारी परतें खुलती जा रही है, हर चीज सामने आ रही है। आप, बड़ा अजीब सा माहौल है हिमाचल प्रदेश में। जो चोर है वो वही कोतवाल भी है। भाई, आपका एग्जाम, आपके अंदर सब कुछ हुआ पुलिस में, और SIT गठित करके इसको इंक्वायरी करेगी? आप बताइए, ये है कहीं हो सकता है ऐसा? हम ही करेंगे अपनी चीज की, खुद ही इंक्वायरी करेंगे? बड़ी अजीब सी बात लगती है। और इसके पीछे मंशा क्या है? मुख्यमंत्री की मजबूरी क्या है? वो किसको बचाना चाह रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है
जो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, आप लोग भी जरूर जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है कि हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी इसमें बिना किसी इसके सीबीआई इंक्वायरी या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कि हमारा ये मानना है कि अपने आप में ये हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसमें बहुत करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, प्रॉपर इसमें माफिया काम किया गया है। ये पेपर कहां से लीक हुआ ये जानना चाहिए और हर एक व्यक्ति कोई बचना नहीं चाहिए जिसने इस प्रकार का काम किया है। और ये जो शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की है, आज ये हमारे पास मिलके सही समय है इसको खत्म करने का, इसको रोकने का। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को ये एक कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। ये हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो भी बताएं और आपके माध्यम से भी बताएं कि वो किस वजह से दबाव में है मुख्यमंत्री जी, क्यों वो ये 2 फैसले नहीं ले पा रहे हैं, क्यों डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नहीं हटा पा रहे हैं, क्यों वो इसकी जांच सीबीआई या जुडिशियल प्रोबिस में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे 2 मसले थे कि हमने इनके राज में। और इसके अलावा कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में, हम ये जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि क्या नड्डा साहब ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई? क्या आपने इतना बड़ा काम किया जो आज 60 साल में हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता था? आज पेपर बिकते हैं हिमाचल प्रदेश में, आज माफिया राज है हिमाचल प्रदेश में, कोई भी एग्जाम दो आगे नहीं बढ़ता है। इससे पहले पटवारी का हुआ, ट्रांसपोर्ट कंडक्टर भर्ती हुई। ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? किस लिए सरकार बनाते हैं लोग? तो हम ये हमारा सवाल है माननीय नड्डा जी से कि आप मोदी जी के बाद और अमित शाह के बाद तीसरे ऐसे नेता है राष्ट्रीय स्तर पे। हमें इस बात की खुशी है कि आप हिमाचल प्रदेश से, लेकिन इस बात का दुख है कि आप करते क्या? क्या आपके आने से आपने मुख्यमंत्री जी से इसकी जानकारी ली कि ये क्यों हुआ? ये आप इसको बहुत छोटा मामला समझते हो? जब लोग इसको खुद अपने आप इसको इंक्वायर कर रहे हैं, परते पे परते खुली जा रही है, करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, गरीब से गरीब बच्चा लाखों रुपया दे रहा है। क्या हम ऐसे हिमाचल की कल्पना कर रहे थे? क्या नड्डा साहब ने इनसे इस बात की जानकारी ली? क्या उन्होंने पब्लिक को यह बताया, हिमाचल प्रदेश की जनता को बताया कि मैंने इस मामले में क्या मुख्यमंत्री जी से बात की और इसमें किस प्रकार का प्रोब होगा, किस प्रकार की जांच होगी और किस प्रकार की कार्रवाई होगी? ये हमारा सवाल है नड्डा जी से। दूसरी बात, वो आए, उनका घर है, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन एक चीज इनको बतानी पड़ेगी कि जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिमाचल प्रदेश के दौरे में, अभी प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, होम मिनिस्टर साहब भी आएंगे, आप आइए, ये चुनाव वर्ष हैं, लेकिन एक चीज आपको बतानी पड़ेगी कि आप सभी के लोगों के आने से क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो सबसे बड़ी मार हिमाचल प्रदेश की और देश की जनता झेल रही है, महंगाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं, क्या आप इस बारे में बात करेंगे? क्या आपके दौरों से हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी महंगाई से? आज महंगाई का क्या आलम है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके ऊपर कंट्रोल हो। आप खाने पीने की कोई चीज ले लीजिए, आप तेल के बात करें, आप आटा दाल चावल तेल किसी चीज की, आप दवाइयों की बात करें तो 100% तक। मैं हैरान हुआ जब मेरे किसी पंजाब के एक मित्र ने मुझे फोन किया कि पंजाब में दवाइयों पे 40% तक केमिस्ट छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं 40%। आई वॉज शॉक्ड। ये कैसे हो सकता है भाई? कोई कंट्रोल नहीं है क्या? कहते जी कोई कंट्रोल नहीं है, प्रिंट कर दो 100 रुपए 10 रुपए की गोली पे 100 रुपए प्रिंट कर दो, फिर वो केमिस्ट आपको वो 50 में बेचे 60 में बेचे, उसकी मर्जी। भाई आप किस दिशा में इस देश को ले जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि कंट्रोल ही कोई नहीं? आपने पूरी छूट दे दी। पहले होता था आपका मार्जिन 10 से 15-20% हो सकता है किसी चीज पे, आज आपने खुला छोड़ दिया। कोई रेगुलेशन ही नहीं है कि आपको इस चीज को कितने में बननी है और ये कितने में बिकनी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है देश के लिए। महंगाई एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जब समाज में बहुत संकट आने वाला है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और इनके सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। मैंने जिक्र किया अभी 50 रुपए गैस सिलेंडर बढ़ा, उससे पहले 3 दिन पहले 100 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हम मीडिया से भी जानकारी लेते हैं, हर जगह से मिलती है। आप तेल गैस डीजल पेट्रोल खाना पीना कोई वस्तु नहीं है, दवाई किसी चीज की नहीं है, छोटा सा आशियाना बनाना है, सीमेंट सरिया रेत ईंटा बजरी, आप ऐसी चीज बताएं जो बड़ी ना हो। बच्चों का स्कूल को जाने का स्टेशनरी है या किताबें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना बड़ी हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और गंभीर स्थिति हो सकती है। जिस प्रकार से डॉलर की कीमत बढ़ी है, रुपया गिरा है, अपने आप में ये भी एक चिंता का विषय है। हमें दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि सरकार का रवैया, केवल सरकार क्या करती है, कांग्रेस को कोसती है।
8 साल से एक ही काम, एक ही एजेंडा है कि कांग्रेस को कोसो। उसका कारण क्या है कि देश की जनता का दिमाग को भंगलाना है कि असली मुद्दों पे ये देश बात ना करे, असली मुद्दों पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा ना हो। उसका सबसे बड़ा एजेंडा फिक्स है कि जब भी मौका मिले कांग्रेस को कोसते चले जाओ। मैं आज आपके माध्यम से ये दावे के साथ कहता हूं, आप कोसिए, आप सोनिया जी से लेकर नीचे मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता तक कोसते चले जाइए। अगर कांग्रेस को कोसने से देश की जनता की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती है, महंगाई से देश की जनता को निजात मिल सकती है, तो मोदी जी और आपकी पूरी टीम बेझिझक कांग्रेस पार्टी को कोसते रहिए। लेकिन आप ये देखिए कि करना क्या है, आप जा किस दिशा में रहे। कांग्रेस कोसने से आप अपने वोट की राजनीति कर रहे, देश की जनता को बिंगला रहे। आपकी जो असली जवाबदेही, 8 साल का आपका शासन देश में हो चुका है, 4.5 साल का जयराम जी का शासन है, बोलने को डबल इंजन की सरकार है। अबे भैया, आपके इंजन तो सारे फेल है, जनता के हालात खराब है। आप वही मॉडल तो तैयार करो कि जनता को महंगाई और बेरोजगारी से कैसे निजात मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि आने वाला चुनाव 4-5 महीने का जो वक्त है वो चुनाव का दौर है। अब निश्चित तौर पे इनके पास, पार्टी के पास बहुत संसाधन है, बहुत पैसा है, बड़ी रिच पार्टी है दुनिया की, बहुत पैसा है इनके पास। इन्होंने 8 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर दिया जो आप कल्पना नहीं कर सकते। अब उस पैसे को मिसयूज होगा, यूज होगा, इलेक्शनों में खूब दब के पैसा लगेगा, जो दिख रहा है। आज एक मंत्री आएगा, कल दूसरा मंत्री आएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के असली मुद्दे हैं वो दबने नहीं चाहिए, वो हमेशा जनता के बीच होने चाहिए। वैसे हमें पूरी इस बात की उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के जो जनता है या मतदाता है वो अपने आप में बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। ये जितना भी प्रयास कर लें, ये मोदी जी को यहाँ बैठा दें, ये अमित शाह जी को यहीं बैठा दें और नड्डा साहब परमानेंट शिमला में बैठ जाएं, तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण कि सरकार पूरी तरह से फेल रही है 4.5 साल में, हर वर्ग के साथ धोखे हुए है, पूरी फेलियर सरकार है आज तक की। हिमाचल प्रदेश जब से बना है सबसे कमजोर सरकार जयराम जी चला रहे हैं आज। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ये सब कुछ। कहने का मतलब है कि भंगलाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम, डबल इंजन ट्रिपल इंजन बोलने का काम या कांग्रेस को कोसने का काम, ये अगले 3-4 महीने जो है प्रायोरिटी पे रहेगा हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि अब चुनाव है, अब सब हिमाचल की ओर आ रहे हैं, हर कार्यक्रम हिमाचल की ओर बन रहे हैं। हमारा तो सवाल आज भी वही है कि क्या आपकी सरकार के आने के बाद हमारे लोगों की समस्याएं कम हुई या बढ़ी है। तो मेरा मैन यही था जो मैंने आप लोगों से बात करनी थी। आप कुछ पूछना चाहें तो आपका। नरेश जी, महंगाई का मुख्य कारण डीजल पेट्रोल ही माना जाता है और उसी की वजह से जो है वो आम चीजों का रेट भी बढ़ता है। तो क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इसे जीएसटी में लाएगी? सवाल ये है कि महंगाई 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 जब इनके वक्त में थी तो ये किस तरह से सिलेंडर लेके इनके मंत्री सड़कों पे बैठ जाते थे। आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, हम पिछली बातें छोड़ दीजिए कि 2014 में कहाँ थी। आप केवल दो साल का इंडेक्स उठाइए, 2 साल का इंडेक्स उठाइए कि महंगाई कहाँ पहुंची। आप मुझे बता सकते हो कि अब 1100 रुपए का सिलेंडर द्वारा 700 पे हो सकता है कभी? मैं नहीं समझता कि हो पाएगा। 475 रुपए का सीमेंट का बैग अब क्या 375 में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। आप और हम पे और देश की जनता पे जो बोझ लाद दिया गया है वो कम होने वाला नहीं है अब। और आपकी नालायकी, सरकार की नालायकी की वजह से हो रहा है। आज एक चीज में महंगाई, एक सेक्टर में महंगाई नहीं है, आज हर चीज, हर वस्तु पे महंगाई है। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय बहुत संकट भरा देश के लिए होने वाला है। सर, सिटी डेवलपमेंट प्लान पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। चुनावी वर्ष में ही इसे बनाया गया था, अब एनजीटी ने रोक लगा दी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये बनी थी, अभी कैबिनेट में भी नहीं गई थी, हमने प्रश्न उठाए थे इस पे कि हमने मंत्री जी से, सुरेश भारद्वाज जी से पूछना चाहा, आप लोगों के माध्यम से मैंने खुद, कि भाई साहब आप ये बताएं कि जो आप तैयार कर रहे हो, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो, आप इसका बेस बताएं कि आप इस डेवलपमेंट प्लान को आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्या आप इसको एनजीटी से वेट करवाओगे या आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है कि आप वहां जाओगे? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने आप लोगों से भी आग्रह किया था कि इनसे पूछें तो सही मंत्री से कि आप कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्या तरीका रहेगा आपका। और आज परिस्थिति वहीं पे पहुंच गई। आज जिस प्रकार एनजीटी ने दोबारा से उसको, उसी ऑर्डर को दोबारा से आज भेजा है, तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां पर फिर से एक क्वेश्चन मार्क है कि सरकार की कार्यशैली केवल लोगों को गुमराह करने की,
वास्तविकता है नहीं, सरकार चलाने का तजर्बा नहीं है, और इनकी जो सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है वो भी क्वेश्चन मार्क है। इनके अधिकारी कैसे काम करते हैं, कैसे इनको समझाते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद क्या समझते हैं, सुरेश भारद्वाज जी ने क्या समझा था। 3 महीने लोगों को गुमराह करते रहे कि अब जो है हम इसको बुला दिए, हमारा अधिकार है। मैंने पर्सनली भी, मुझे मिले एक मैरिज में, मैंने वहां भी पूछा सुरेश भारद्वाज जी से, साहब आप हमें भी तो समझाइए आगे बढ़ेगा कैसे। कोई जवाब नहीं था किसी के पास। तो इस तरह आप क्या सोचते हो, गुमराह करोगे लोगों को, अल्टीमेटली ये चीजें सामने आएगी कि आप कर कुछ नहीं पा रहे हो। जो भी ये स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, इस पे हम आपके साथ पूरी एक दिन प्रेस वार्ता करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, मिसयूज ऑफ फंड्स कैसे हो रहे हैं, और स्मार्ट सिटी का जो प्लान था वो कब सैंक्शन हुआ था, किस गवर्नमेंट में हुआ था। व्यर्थ हो रहा है पैसा हमारा, आपका बर्बाद किया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट प्लान जो हुआ, ये लोगों के साथ, शिमला के लोगों के साथ धोखा है, और सरकार की कमजोरी है कि इसको आगे नहीं बढ़ा सकी। जॉन साहब, कांग्रेस जो है कि ये भर्ती मामला है पुलिस का और जीओआईटी का मामला है, क्या कांग्रेस इस मामले पर सिर्फ बयान जारी करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, या फिर धरने पर उतरेगी, सड़क पर उतरेगी? और दूसरा सवाल ये है, आप डीजीपी को हटाने की मांग कर रहे हैं या डीजीपी का इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, पहला सवाल आपने किया कि हमने भर्ती पे, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हर जिला के अंदर प्रदर्शन और धरने किए, पूरे प्रदेश के अंदर, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक पार्ट है। हमारे नेता उठा रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, देखिए आपकी सरकार की जू नहीं रेंगती है। सरकार समझती नहीं है कि विपक्ष और पक्ष में बहुत थोड़ा फर्क होता है, और जनता कभी भी दूर कर सकती है। एक कुछ सीटों से विपक्ष में बैठता है और कुछ सीटों की वजह से आप सत्ता में होते हो, वो अंतर बहुत थोड़ा है। ये सरकार समझ नहीं रही इस बात को। अगर हम जनता की आवाज उठाते हैं, वो हमारा काम है और हम उठाते रहेंगे इस बात को, लेकिन वो सत्ता के नशे में चूर है, अभी वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि डीजीपी, अरे भैया आपके लिए डीजीपी इतने बड़े हैं कि आप पूरा माफिया बनता जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। क्या पुलिस विभाग इसकी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए मुख्यमंत्री को? आप एक डीजीपी को नहीं बदल सकते? आप कमजोर मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये है कि आप उनको हटाए जाने की मांग कर रहे हैं या उनका इस्तीफा मांग रहे हैं? हम एक बात करते हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती, इट शुड बी ए सीबीआई प्रोब और सिटिंग जज से इसका प्रोब होना चाहिए। तब तक अगर आप हटाने की हिम्मत नहीं रखते, इनको एकदम से कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। क्योंकि हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो डीजीपी साहब है वो गंभीर नहीं है। बार बार जिस प्रकार से माफिया हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है, सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। अभी मैं पढ़ रहा था कल कि बड़ी मुश्किल से 3 घंटे के बाद जो है अधिकारियों को खनन माफिया से बचाया गया। खनन माफिया, शराब माफिया, पेपर लीक माफिया और ये ड्रग्स माफिया तो पूरी तरह से फेल है। उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। डीजीपी साहब को खुद छोड़ना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री में मुझे लगता है कि हिम्मत है नहीं उनको निकालने की। थैंक यू।